हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 35 जो कि बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में चलें इससे पहले एक जनरल रूल है, उसे समझ लेते हैं कि वो क्या कहता है। तो वो कहता है कि नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल दैन ही हिमसेल्फ हैज, जो कि बेस्ड है एक मैक्सिम पे, नीमो दैट कॉड नॉन हैबिट। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ट्रांसफरर वही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है जो उसके पास खुद की है। ट्रांसफरर किसी और की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसका ओनर वो नहीं है और सारे इंसिडेंट्स ओनरशिप के उसके पास नहीं है। अगर ट्रांसफरर का टाइटल इनकम्प्लीट है या डिफेक्टिव है तो ट्रांसफरी का टाइटल भी वैसा ही होगा, क्योंकि ट्रांसफरर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर रहा है तो वो टाइटल क्या है? डिफेक्टिव है। तो ट्रांसफरी को भी कैसा टाइटल मिला? डिफेक्टिव मिला। सेक्शन 7 हम लोग पढ़ चुके हैं। सेक्शन 7 क्या बात करता है कि ट्रांसफरर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की, तभी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। तो अब ये अथॉरिटी जो ट्रांसफर करने की है ये कैसे मिलती है? या तो प्रॉपर्टी उसकी खुद की हो तब वो ट्रांसफर कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है क्योंकि वो ओनर है उस प्रॉपर्टी का। या तो जो हमारा रियल ओनर है प्रॉपर्टी का उसने अथॉरिटी दे रखी हो कि तुम मेरे बिहाफ पे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। तो हमारा जो सेक्शन 35 है वो इसी जनरल रूल जो दिया हुआ है कि नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ हैज, इसका एक्सेप्शन है। अब अगर इलेक्शन वर्ड का मतलब समझे तो इलेक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि दो इनकंसिस्टेंट क्लेम में से एक चूज करना। जैसे दो ओपोनेंट होते हैं नॉर्मल इलेक्शंस में, आप एक चूज करते हो, एक जीतता है एक हारता है, वैसा ही चूज यहां पर करना है, लेकिन ये एक राइट और इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे है। मतलब आप प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में चूज करोगे, क्योंकि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं। तो चलिए एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं। हमारा इलस्ट्रेशन कह रहा है सपोज अ प्रॉपर्टी इज गिवन टू यू एंड इन द सेम डीड ऑफ गिफ्ट यू आर आस्क्ड टू ट्रांसफर समथिंग बिलोंगिंग टू यू टू अनदर पर्सन, एंड इफ यू वांट टू टेक द प्रॉपर्टी you should transfer your property to someone else, otherwise you cannot take the property which is transferred to you by someone। अब इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफर और someone वर्ड यूज हो गया जो कि कंफ्यूज कर सकता है बहुत से स्टूडेंट्स को। तो एक इलस्ट्रेशन से इसे क्या करते हैं? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पिक्चर में तीन लोग हैं। हमारा ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए कहता है कि हम बी को अपना लैंड ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और बी का जो हाउस है वो बी को ट्रांसफर करना है सी को। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि ए अपना लैंड बी को दे रहा है और बी से कह रहा है कि अपना हाउस सी को देना है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इसी में बी को क्या मिला? बेनिफिट मिला लैंड के फॉर्म में। और बर्डन क्या हो गया? बर्डन हो गया कि उसे अपना क्या करना है? हाउस ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब ये जो बर्डन और बेनिफिट है ये क्या है? सेम इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। यहां पर बी के पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि या तो वो लैंड एक्सेप्ट कर सकता है और उसे अपना हाउस सी को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और या तो वो इसे रिजेक्ट कर सकता है। ए के ऑफर को क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे और अपना हाउस अपने पास रख सकता है, रिटेन कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास। ठीक है, लेकिन बी यहां पर ये नहीं कर सकता है कि लैंड ले ले और हाउस भी ट्रांसफर ना करे। मतलब वो सिर्फ बेनिफिट पार्ट नहीं ले सकता, या तो वो बेनिफिट और बर्डन साथ में लेगा और या तो सिर्फ मतलब या तो बेनिफिट और बर्डन साथ में लेगा और या तो इसको क्लेम को क्या करेगा? डिनाई कर देगा और अपनी प्रॉपर्टी रिटेन कर लेगा। ठीक है, तो ये किस पे बेस्ड है? कि आपको बर्डन और बेनिफिट साथ में बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज होती है कि नो वन कैन अप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम। ठीक है, आप सेम टाइम पे नहीं कर सकते हो। आपको अगर बर्डन आप ले रहे हो, अगर आप बेनिफिट ले रहे हो तो आपको बर्डन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है ये बेस्ड है इक्विटी पे और अप्लाई होता है मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी में। और ये भी कहा जाता है ना कि नो वन कैन ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ। तो चलिए एसेंशियल देख लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के। तो एसेंशियल्स में हमारा पहला एसेंशियल क्या है? कि ट्रांसफरर प्रोफेसेस टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी विच इज नॉट हिज
ओन। तो जो पिछला इलस्ट्रेशन हमने देखा था उसमें क्या था, ए हमारा ट्रांसफरर था, बी रियल ओनर है और सी हमारा ट्रांसफरी है। तो यहां पर बात कर रहा है ट्रांसफरर की, तो ट्रांसफरर हमारा रियल ओनर नहीं है तो खुद ट्रांसफर नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी को, तो कोई और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे। इसके लिए ट्रांसफरर क्या करता है कि ऑप्शन देता है रियल ओनर को कि एक्सेप्ट कर लो बेनिफिट और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो। हमारा सेकंड एसेंशियल क्या कहता है कि कन्फर्मेंट ऑफ सम बेनिफिट ऑन रियल ओनर, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अगर बेनिफिट ही नहीं कन्फर होगा रियल ओनर पे तो कोई ड्यूटी नहीं अराइज होगी इलेक्ट करने की। अब अगर यहां पर रियल ओनर क्या करता है, अब अगर यहां पर ट्रांसफरर क्या करे, रियल ओनर पे बेनिफिट ना कन्फर करे और किसी और पे कर दे, तो क्या रियल ओनर की ड्यूटी अराइज होगी इलेक्ट करने की। सपोज करिए ए है और ये बी है और बी का जो हाउस है वो देना है सी को, और ए अपना लैंड दे रहा था, वही सेम इलस्ट्रेशन से कि आप कंफ्यूज ना हो, और हाउस सी को देना था। अब यहां पर जो ए ने बेनिफिट कन्फर करा वो बेनिफिट किसे कन्फर कर दिया, टू बीज सन। तो अब क्या बी की ड्यूटी है इलेक्ट करने की, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेनिफिट किस पे कन्फर किया गया है, बी के सन पे, और बेनिफिट सिर्फ किस पे होगा, सिर्फ रियल ओनर पे, और रियल ओनर हमारा कौन है, बी है। ठीक है, तो अगर बी के लड़के पे कोई बेनिफिट कन्फर होता है तो बी की इलेक्ट करने की ड्यूटी ही नहीं अराइज होगी। थर्ड है कि कन्फर्मेंट ऑफ बेनिफिट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि बेनिफिट कर कन्फर करना और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होना चाहिए। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे सेम इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बस एक दूसरे के बदले या रिलेशन में होना चाहिए कि बेनिफिट आ रहा है बर्डन जा रहा है, या बेनिफिट आ रहा है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, ये एक दूसरे के रिलेशन में होना चाहिए, मतलब टोटली डिफरेंट नहीं होना चाहिए। और लास्ट एसेंशियल हमारा क्या है, ओनर्स ड्यूटी टू इलेक्ट। ओनर हमारा कौन है, ओनर हमारा बी है। पिछले इलस्ट्रेशन में देखा था, इसमें भी ओनर हमारा कौन है, बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो बी एक्सेप्ट करे बेनिफिट को और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, और या तो रिजेक्ट कर दे बेनिफिट को और अपनी प्रॉपर्टी जो उसका हाउस है वो रिटेन कर ले। ठीक है, तो एसेंशियल से आपको और क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं मैथलैंड की डेफिनेशन। ये अब याद कराने नहीं जा रहे, सेम चीज़ है वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लेना और सेमेस्टर में आप यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो बात करती है हु कैन इलेक्ट। तो इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है, हमारे ओनर के ऊपर होती है। तो इलेक्शन हमारा रियल ओनर करेगा जिसको बेनिफिट मिल रहा है और बदले में वो कुछ अपना लूज कर रहा है। इलेक्शन होता कैसे है, तो इलेक्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्सप्रेसली या तो इम्प्लाइडली। तो जो एक्सप्रेस इलेक्शन है उसमें ओनर जब क्लियर और स्पेसिफिक वर्ड्स में इंटेंशन कन्वे कर देता है और इलेक्ट करता है, वो होता है हमारा एक्सप्रेस इलेक्शन। फाइनल और इररिवोकेबल होता है, मतलब आप इसे रिवोक नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप लेटर के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप इलेक्शन करते हो, या तो आप ट्रांसफरर के सामने कुछ बोल देते हैं जिससे ये कन्वे हो जाता है कि आपके इंटेंशंस हैं इलेक्ट करने के। दूसरा है हमारा इम्प्लाइड इलेक्शन। यहाँ पर पहली कंडीशन क्या कहती है, जहां पर ओनर ने क्या करा है, सारा बेनिफिट कंज्यूम कर लिया है, एग्जॉस्ट कर लिया है, तब ये माना जाएगा कि उसने इम्प्लाइड इलेक्शन कर लिया है। या तो दूसरी कंडीशन है जहां तक उसने बिना कुछ बोले 2 साल तक बेनिफिट का इंजॉयमेंट किया है। सपोज करिए ए है और ए अपनी कोल फील्ड बी को ट्रांसफर करना चाहता है, ठीक है, और बी का जो घर है वो सी को। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो हमारा बी है इसने क्या करा, 2 साल तक कोल फील्ड का बेनिफिट उठा लिया, तो माना जाएगा कि इसने क्या किया, इम्प्लाइडली इलेक्शन कर लिया। नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन। ये क्या बात करता है, इलस्ट्रेशन में हमने देखा था कि ड्यूटी किसकी है, बी के इलेक्ट करने की। तो अगर हमारा जो बी है, जो इलेक्टर है, वो लीगली डिसेबल हो जाता है तो इलेक्शन तब तक के लिए पोस्टपोन हो जाएगा
जब तक उसकी डिसेबिलिटी है, और जब उसकी डिसेबिलिटी सीज हो जाएगी तो वापस उसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी इलेक्ट करने की। तो जब तक वो डिसेबल है तब तक वो इलेक्ट नहीं कर सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसके बिहाफ पे जब तक वो डिसेबल है तब तक कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे कि उसका गार्जियन वो इलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज तब तक सस्पेंडेड रहेगी जब तक वो लीगली डिसेबल है। नेक्स्ट क्या है, रिक्विजिशन ऑफ इलेक्शन। यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि अगर 1 साल का टाइम पीरियड इलैप्स हो जाता है और ओनर इलेक्ट नहीं करता है, तब माना जाएगा कि वो जो ट्रांसफर है और जो उसका इलेक्शन है वो ट्रांसफर के फेवर में है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफरी चाहता है कि वो इलेक्ट करे और वो इलेक्ट नहीं कर रहा है, ना कंसेंट दे रहा है ना डिसेंट कर रहा है, तो ये माना जाएगा कि उसने ट्रांसफर के फेवर में इलेक्ट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं जो कि बात करता है राइट्स ऑफ अ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। तो इलस्ट्रेशन से देखते हैं हमारा डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी कौन होता है। सपोज करिए ए है और ए 1000 देता है बी को और बदले में कहता है कि अपना हाउस जिसकी वैल्यू है 700 रुपये, ये आप सी को ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। और होता क्या है कि बी यहाँ पर रिजेक्ट कर देता है। बी के पास दो ऑप्शन होता है, या तो रिजेक्ट कर सकता है या तो एक्सेप्ट कर सकता है, तो बी यहाँ पर रिजेक्ट कर देता है। तो सी हमारा कौन हो जाता है, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। डिसअपॉइंट हो गया ना, दुखी हुआ, कहाँ प्रॉपर्टी मिल रही थी और अब कुछ नहीं मिलेगा, तो डिसअपॉइंटमेंट हो गया इसे। तो सी जो है इस वैल्यू का, ये जो अमाउंट है, ये वैल्यू ए से या ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है राइट्स ऑफ अ डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी का राइट है। और इसमें दो कंडीशन है। एक, जब ट्रांसफर ग्रेटिट्यूअस होगा, मतलब ट्रांसफरी ने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है। यहाँ पर राइट टू सू डिसअपॉइंटमेंट के टाइम पे अराइज नहीं होगा, अराइज होगा एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द ट्रांसफरर, जब ट्रांसफरर की डेथ हो जाएगी, और इफ ट्रांसफरर बिकम्स इनकेपेबल ऑफ मेकिंग अ फ्रेश ट्रांसफर। तो इन दो कंडीशन में क्या होगा, राइट टू सू अराइज होगा, डिसअपॉइंटमेंट के वक्त नहीं अराइज होगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में प्रॉपर्टी ट्रांसफरर ट्रांसफर कर दे, ठीक है। और सेकंड है हमारा ट्रांसफर इज नॉन ग्रेटिट्यूअस। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ट्रांसफरी ने कंसिडरेशन दिया है, तो यहां पर जैसे ही डिसअपॉइंटमेंट अराइज होगी वैसे ही सू करने का राइट भी अराइज हो जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर होगा। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो बनाते रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।